ये आकाशवाणी है। फर्श में उगा वृक्ष आज प्रस्तुत है श्री आत्मजीत के पंजाबी नाटक फर्श विच उगया रुख का हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवादक हैं श्री विनोद धीर। तो सुनिए नाटक फर्श में उगा वृक्ष। आज प्रस्तुत है इस नाटक की पहली कड़ी। चाचा, चाचा। हाँ बेटे, आ जाइए, टाइम हो गया है। हमारे चाचा भी कमाल के आदमी हैं। शाम के 5 बज गए हैं, दूध लाने का टाइम हो गया है और चाचा को कोई धुन सवार हो जाए तो बस खैर नहीं। आजकल घर के शीशों की सफाई के पीछे पड़े हैं। चाचा, मैं आ गया बेटे, आ गया। तुम देखना, अब मुझे इस खाने की मेज की सफाई की धुन सवार होने वाली है। अब इसकी खैर नहीं। ओह सॉरी चाचा, क्या आपने सब कुछ सुन लिया? अरे बेटे, तुमने गलत तो नहीं कहा। चाचा वो अच्छा, मुझे बोतलें दो, मैं दूध लेकर आता हूँ। ये लीजिए। लाओ बेटा। अच्छा, मैं चला हूँ। अभी आई। हेलो। आ गए आप? लीजिए। ये फूल बहुत खूबसूरत है। कहाँ से लाए? सिटी गार्डन से। अच्छा चलो अंदर तो आओ ना। रुको वीना, मैं कितनी दूर से ये फूल लेकर आया हूँ। पहले इसे तुम्हारे जूड़े में तो लगा लूं। आप भी बस। देखो तो वीना, ये फूल तुम्हारे जूड़े में कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा चलिए ना, आप डाइनिंग टेबल पर। चाय तैयार है जनाब। और मेरे लिए दूध? आप बैठिए तो वो भी मिल जाएगा। माय डियर, घर आते ही दूध मुझे तैयार मिलना चाहिए। आपके लिए निप्पल वाली बोतल ही क्यों न ले आऊं? बोतलें 2 ले आया, बस अभी गया और 1 मिनट में गर्म करके लाया। चाचा, आप वीना को दे दीजिए, अपने आप गर्म कर लेगी। हाँ। ये काम अब आपका नहीं। मुझे मालूम है कौन सा काम मेरा है और कौन सा नहीं। हाँ। He's really great. काश आज इनका अपना बेटा जिंदा होता। सहृदयता और लगन की लाजवाब मिसाल है हमारे चाचा। सारी उम्र पापा के अधीन काम किया। उनके ऑफिस में चपरासी थे, लेकिन पापा इन्हें सगे भाई की तरह मानते थे। कोई यकीन नहीं करेगा, पापा और चाचा दलील सिंह एक ही मेज पर इकट्ठे खाना खाते थे। कई अफसर पापा को आकर कहा करते थे, हांडा साहब के बारे में मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मुझे ऑफिस के सभी अफसरों की हर बात की जानकारी रहती थी। किसी को भी किसी अफसर के बारे में जानकारी लेनी होती तो मेरे पास आते थे। चाचा, जरा दूध का गिलास मुझे पकड़ा देंगे, वरना आपका हाथ थक जाएगा। क्यों नहीं, पर अभी इसमें चीनी मिलानी है बेटे। चाचा, आप तो मुझे अब भी बच्चा समझते हैं। अरे मेरे लिए तो तुम अब भी छोटे से कुमार हो। मुझे तो वो कुमार भी याद है जो ताता ताता कहकर मेरी पीठ पर चढ़ जाया करता था और जिसे अपनी नाक तक भी साफ करना नहीं आता था। पर चाचा, ये कोई दलील तो नहीं हुई? देखो बेटे, दलील सिंह कभी बेदलील बात नहीं करता। ये बात हांडा साहब कहा करते थे और हांडा साहब कभी गलत नहीं कहते थे। चाचा ये लीजिए चाय। लाओ बेटा। पर चाचा, पापा ने ये तो कभी नहीं कहा कि चाय खड़े होकर पीनी चाहिए। आप बैठ जाइए चाचा। श्रीमान जी, आप दूध पीकर आराम कीजिए। मुझे अभी दरवाजे और खिड़कियों के शीशे साफ करने हैं। चाय बैठकर पीने की भी कोई दलील हुई भला? चाय भी पियो और साथ में काम भी करो। हांडा साहब कहा करते थे, ऐ इंसान मेहनत कर और बस मेहनत कर।
वीना, देखना तो कौन आया है। देखती हूँ जी। नमस्ते रीना जी। नमस्ते। आइए आइए, आ जाइए भाई साहब। सुनिए, साहनी जी आए हैं। अरे साहनी साहब, आओ आओ साहनी, आओ आओ आओ। हाँ आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। भाई साहब आप भी आइए ना। जी आइए। कुमार, ये है मिस्टर सेठी, मेरे कुलीग। अच्छा अच्छा, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ाते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। बड़ी खुशी हुई सेठी साहब कि आप हमारे घर आए। थैंक यू। सेठी साहब आपकी कोठी का नक्शा देखने आए हैं। जी हाँ, मुझे सानी जी ने बताया था कि बड़ा कॉम्पैक्ट डिजाइन है। जी शुक्रिया। आप कहाँ बना रहे हैं कोठी? कोठी कहाँ जी, बस एक प्लॉट है। सोचा कोठी ना सही, नक्शा तो बना ही ले। हमारी कोठी का नक्शा भी मेरे ससुर जी ने ही बनवाया था। चलिए हम भी उम्मीद रखें कि हमारे बच्चे मकान बनवा लेंगे। नहीं नहीं, ऐसी भी क्या बात है, मकान आप खुद बनवाएंगे? कुमार भाई, मिडिल क्लास फैमिलीज का तो यही हाल है। एक जनरेशन बनवाती है और दूसरी उसका इस्तेमाल करती है। सानी भाई सब सही फरमाते हैं। हमने भी ये मकान ससुर जी की इंश्योरेंस और इनके लोन से ही बनवाया है। सारी उम्र किस्तें उतारते निकल जाएगी। पर अभी मकान के सामने लॉन का कुछ नहीं कर पाए। लेकिन आपके पास तो वृक्ष आदि लगाने के लिए काफी गुंजाइश है। पर वृक्षों से पहले बाउंड्री वॉल जरूरी है, नहीं तो जानवर सब उजाड़ देंगे और सब कुछ गंदा कर देंगे। जी। अब गंदगी कहीं नजर नहीं आएगी। पोर्च के सारे शीशे चमकने लगे हैं। ओह, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल चाचा जी। मेरा नाम दलील सिंह है, हांडा साहब के ऑफिस में नौकरी करता था और कुमार का चाचा हूँ। आप चाय पियेंगे ना? सेठी साहब, यही है हमारे चाचा दलील सिंह। इनके नाम और काम दोनों में दलील। अजीब। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल बेटे, सत श्री अकाल। सेठी साहब, हमारे चाचा मेहनत और लगन की जीती जागती मिसाल है। जिस काम की धुन लग जाए उसे पूरा करके ही सांस लेंगे। आजकल इनका ध्यान घर के शीशों की तरफ है, देखिए ना सभी चमक उठे हैं। जी हाँ जी हाँ, वो तो दिख ही रहे हैं। अरे हाँ बेटा, पहले कुमार की शादी के मौके पर घर के सारे दरवाजे चमकाए, फिर कुछ दिन पहले अपनी ऐनक चमकाई तो देखा घर खूबसूरत और शीशे गंदे। ये तो कोई दलील नहीं बनती भाई। अगर हमारे चाचा जी किसी बड़े काम के पीछे पड़े होते तो। हांडा साहब कहा करते थे, काम कभी बड़े छोटे नहीं होते, बड़ी छोटी तो लगन होती है। और हांडा साहब की लगन बड़ी थी। वो कहा करते थे, आदर्श काम में नहीं लगन में होता है। आप लोगों के लिए चाय बना लाऊं? आप सब तो मेरे मुंह की तरफ ताक रहे हैं। ऐसा ही होता है जी, कोई दलील की बात कर दो तो जमाना देखता ही रह जाता है। अच्छा, मैं चाय बनाकर अभी लाता हूँ तुम्हारे लिए। चाचा जी भी एक अजीब इंसान है। बहुत नेक स्वभाव है इनका। जी हाँ, वो तो दिखाई ही पड़ रहा है। वीना, जी। तुम किचन में जाकर चाय बनाने में चाचा की मदद करो। जी। मैं नक्शा लाकर सेठी साहब को दिखा दूं। अच्छा जी, मैं जाती हूँ। सेठी साहब एक मिनट, मैं जरा नक्शा लेकर अभी आता हूँ। जी हाँ जी हाँ। सेठी, हम्म, फर्श देखा? फर्श बहुत ही खूबसूरत और मजबूत बनवाया गया है। जी, फर्श और छतें दोनों मजबूत होनी चाहिए ताकि छत गिर ना सके और फर्श टूट ना सके, तभी आदमी सुरक्षित महसूस करता है। जी हाँ। और बाकी हालात के धक्के सहने की शक्ति तो ईश्वर ने सभी को दी होती है। बड़ी दार्शनिक बात कह दी आपने तो। ये देखिए जी। ये तो ये नक्शा है कुमार जी आपके मकान का। जी हाँ, ये देखिए ये है मेन रोड जी। और ये है हमारा प्लॉट। अच्छा, देखिए ये सीढ़ियां आपने अंदर से निकलवाई। हाँ जी हाँ, इसीलिए जी। कि जगह की बचत हो सके। और फिर जब कभी ऊपर मकान बनवाया। शीशों के बाद कौन सा प्रोजेक्ट है? शीशियां? शीशियां? हाँ, गुसल खाने के कोने वाले शेल्फ, किचन के निचले रैक और ऊपर की अलमारी में दवाओं की सभी शीशियां गंदी हैं। चाचा, हमने कुछ गमले भी तो खरीदे थे इंडोर प्लांटिंग के लिए। दुरुस्त, शीशियों के बाद गमले। ठीक है। 4 ड्राइंग रूम में, 4 पोर्च में, और 2 ऊपर वाली बालकनी में, ठीक। और 1 हमारे बेडरूम में। क्या बेडरूम में? देखो बेटे, इस बार तो माफ कर दिया, दोबारा ऐसी बात मत कहना। बेडरूम में कोई गमला नहीं रखा जाएगा। हाँ, गमला रखने की कोई दलील ही नहीं है। अच्छा, गमला न सही पर
प्लांट तो चाहिए ना? हाँ, प्लांट अवश्य होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मेरे बच्चों के बेडरूम में एक हरा भरा प्लांट आ जाए, बहुत खूबसूरत और प्यारा सा प्लांट। और फिर मैं उस छोटे से प्लांट को पालूंगा, उसी दुलार से जिस दुलार से हांडा साहब ने मुझे पाला था। चाचा भी। अरे बेटा, ये तो जीवन की सच्चाई है। अगर घर का आंगन सूना रहा तो जिंदगी दूभर हो जाएगी। अरे मैं भी तो चाहता हूँ कि इस उम्र में दोबारा से घोड़ा बन जाऊं, जिससे कि हम लोग प्लांट के बारे में क्या नहीं जी, प्लांट का क्या है, जहाँ से जी चाहे ले आओ और जहाँ जी चाहे ले जाओ। जी हाँ, आदमी होशियार होना चाहिए जी। फिर प्लांट तो एक तरफ, प्लॉट भी उठाकर ले जाया जा सकता है। कुमार भाई, अपना प्लॉट बचा कर रखना। सेठी साहब से या तेरे से? इनसे। ये लीजिए आपके लिए नींबू पानी। मैं तो चाय पिए बिना रह नहीं सकती। आपको कम से कम बेड टी तो जरूर लेनी चाहिए। ना बाबा, मेरे लिए नींबू पानी ही मुफीद है। नींबू पानी भी पी लिया कीजिए और आधा कप चाय भी। नो मैडम, टी कांट बी माय फेवरेट। पर मैं चाय पीने से तुम्हें तो कभी नहीं रोकता। बस वैसे ही सुबह सुबह आपसे दूरी का एहसास होने लगता है। डियर, इन छोटी छोटी बातों को इतनी अहमियत नहीं दिया करते। पति पत्नी का रिश्ता तो एक अंडरस्टैंडिंग का रिश्ता है। बेशक इस बारे में चाचा की राय ले लो। पति पत्नी के रिश्ते में चाय और नींबू पानी की कोई दलील नहीं। चाचा बिल्कुल सही राय देंगे। चाचा कोई साधारण इंसान नहीं, उनके संबंध में मजाक मत कीजिए। वो तो देवता समान है। वो स्वार्थी नहीं है, हमेशा दूसरों की भलाई सोचते हैं, दूसरों की खुशी चाहते हैं। आपकी खुशी, मेरी खुशी। अभी कल ही कह रहे थे कि यही ना, कि वो इस घर में एक मुन्ना देखना चाहते हैं। वीना, उनकी इस ख्वाहिश के पीछे एक लंबी कहानी है। चाचा के माँ बाप उनके बचपन में ही चल बसे थे। भाइयों ने पूछा नहीं। उनकी खुशियां थीं तो बस अपने एक बेटे और उसके परिवार के दम से। लेकिन अफसोस, एक एक्सीडेंट हुआ और सब खत्म हो गया। चाचा तो पागल हो जाते अगर पापा उन्हें यह विश्वास न दिलाते कि मैं भी तो उनके बेटे जैसा हूं। बस उसी दिन से इस घर की खुशी चाचा का आदर्श बन गई। He is really great. इसमें कोई शक नहीं। चाचा जी रहे हैं तो हमारे लिए। कुमार जी, मैं कई बार सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि हम किस लिए जी रहे हैं। ये तो कभी सोचा ही नहीं। हमारे जीने का आदर्श क्या है? हाँ, कुछ तो होना ही चाहिए। यही कि हम चाचा को हर तरह से खुश रखें। ये आदर्श हमारा नहीं, हमारे पापा का हो सकता था। हमारा तो उनके प्रति एक कर्तव्य है। कर्तव्य और आदर्श में अंतर है। कर्तव्य मनुष्य के साथ साथ चलता है, लेकिन आदर्श की मंजिल बहुत आगे होती है। कर्तव्य हमारी मंजिल नहीं और आदर्श का मंजिल से ताल्लुक है। हांडा साहब से भी मैंने यही सवाल पूछा था। क्या? यही कि हमारी मंजिल क्या होनी चाहिए। उनका जवाब था आदर्श। पर चाचा, वो आदर्श क्या है? मैंने ये भी पूछा था और उनका जवाब था एक पुरुष, एक पूर्ण पुरुष बनना, हर प्रकार से आदर्श पुरुष। अरे, मैं तो बातों बातों में भूल ही गया। दूध की बोतलें तो ले आऊं, समय हो गया है। अच्छा, मैं चला भाई। पूर्ण पुरुष, आदर्श पुरुष।
डाची वाले मोड़ ना 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 ला 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 ला। ये स्वेटर किसके लिए बुन रही हो? आपके लिए। ओह वीना, वीना, तुम मुझसे इतना प्यार भला क्यों करती हो? तुम्हारे प्यार का अधिकारी तो कोई आदर्श पुरुष ही होना चाहिए था। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। वीना, चाचा उस दिन आदर्श पुरुष की परिभाषा बता रहे थे कि आदर्श पुरुष होता है पूर्ण पुरुष, हर तरह से संतुष्ट। भला तुमने देखा है कोई ऐसा व्यक्ति? अरे आप तो इस बात को लेकर बहुत गंभीर हो रहे हैं। नहीं, ऐसी बात तो नहीं। मैं सोच रहा था चाचा ने कितना ठीक कहा है, हमें भी एक पूर्ण पुरुष बनना चाहिए, एक पूर्ण इंसान। चाचा खुद भी तो एक आदर्श पुरुष हैं। नहीं नहीं? हाँ है तो, पर चाचा बीते युग के मनुष्य हैं। आज के युग में इतनी जज्बाती अप्रोच प्रैक्टिकल नहीं। वैसे इस बात का मुझे अफसोस है, आज का युग कैसा युग है जिसमें इतने सहृदय व्यक्ति को भी आदर्श व्यक्ति नहीं माना जाता। हाँ, चाचा इमोशनल हैं और वो भी टू मच। खैर, तुम बताओ, क्या तुमने कभी देखा ऐसा पूर्ण व्यक्ति, आदर्श व्यक्ति? हाँ, मेरे दिमाग में एक आदमी आता है। कौन? ये तो मैं नहीं बता सकती। क्यों, ऐसी क्या बात है? नहीं नहीं, कोई खास बात तो नहीं, पर बताया भी नहीं जा सकता। वो तुम्हारा क्लास फेलो था? नहीं। टीचर होगा? कोई आस पड़ोस में रहता होगा? बिल्कुल नहीं। फिर कहाँ देखा, कहाँ मिला? रेलगाड़ी में। क्या नाम है उसका? ये तो मैं जानती नहीं। कहाँ का रहने वाला है? ईश्वर जाने। काम क्या करता है? ये तो मैंने उससे पूछा ही नहीं था। वीना, क्यों मजाक कर रही हो? वो कौन है, कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है उसका? कुछ जाने बिना कैसे कह सकती हो कि वो एक पूर्ण व्यक्ति था? बस यही तो उस व्यक्ति की खासियत थी। वीना, लगता है तुम मुझसे कुछ छिपाना चाहती हो। नहीं जी, मैं कुछ नहीं छिपा रही। फिर तुम पहेली क्यों डाल रही हो? साफ साफ क्यों नहीं बताती वो कौन है और तुम्हारा क्या? ओ, आप तो राई का पहाड़ बनाने लगे। चलिए छोड़िए, हमें क्या लेना है उससे। कहीं ऐसा ना हो कि किसी अजनबी का जिक्र करते करते हम आपस में अजनबी बन जाएं। क्यों ना इस बातचीत को यहीं छोड़ दें। देखो वीना, अगर तुम्हारे जीवन में कभी कोई ऐसा व्यक्ति आया तो मेरे विश्वास को कायम रखने के लिए तुम्हें जरूर उसके बारे में मुझे बताना चाहिए। ओ, आप तो वैसे ही परेशान हो रहे हैं। ये तो 4-5 साल पहले की मामूली सी घटना है। अगर एक मामूली सी घटना है तो डिटेल में बताने में क्या हर्ज है? अच्छा ठीक है, तो सुनो। मैंने दिल्ली से अजमेर जाने के लिए ट्रेन ली थी। और वो व्यक्ति भी दिल्ली से ही गाड़ी में सवार हुआ था और मेरे साथ वाली सीट पर ही बैठा था। मैं खिड़की की तरफ थी। गाड़ी में बहुत रश था। मैं परेशान थी क्योंकि एक अजनबी मेरे इतने करीब बैठा हुआ था। क्यों, उसने कोई छेड़खानी की? आप बात तो सुन लें। उसने अपने बैग में से एक अखबार निकाला। मेरी परेशानी और बढ़ गई। मुझे शक हो गया कि वो शरारत करेगा। भला शाम को कौन अखबार पढ़ता है? मैं सब सोच ही रही थी कि उसने अखबार समेटा और एक मैगजीन निकाल कर देखने लगा। जरूर अश्लील तस्वीरों वाला होगा। नहीं बाबा, आप सुनते जाइए। मैंने कनखियों से देखा, वो तो कोई लिटरेरी मैगजीन थी। जीवन में वो पहला व्यक्ति था जो एक लिटरेरी मैगजीन पढ़ रहा था, यही ना? नहीं हुजूर, वो पहला व्यक्ति था जो मेरे जैसी लड़की के साथ बैठकर भी मेरे अस्तित्व को नकार रहा था। उसके लिए तो जैसे मैं वहां बैठी ही नहीं थी। इसका क्या मतलब निकालती हो तुम? मतलब ये कि बसों और गाड़ियों में मैं कई लोगों के साथ बैठ चुकी हूं। लोग किसी ना किसी बहाने से मुझे देखने की कोशिश करेंगे। लोग बैठते कम और हिलते ज्यादा हैं। पर वो पहला व्यक्ति था जिसने पूरे सफर में मेरे अस्तित्व को इंसानियत की दृष्टि से लिया था। यहां तक कि 1-2 घंटों के सफर के बाद मुझ में ये लालसा जागी कि मैं उसकी तरफ देखूं, उसके बारे में कुछ पूछूं, उससे बात करूं। क्यों? क्योंकि उसके व्यवहार ने मुझे
किया था। पर ये बात मेरी समझ में नहीं आई। वो एक पत्थर की मानिंद बैठा रहा और तुम उसकी ओर खींची चली गई। नहीं कुमार जी, जो मैंने बताया ये तो उसके व्यवहार का एक पहलू था। मैंने उससे पूछा, आप कहाँ जाएंगे? उसने बताया, अजमेर। फिर उसने तुमसे यही पूछा होगा? हाँ, मैंने भी बता दिया कि मैं भी अजमेर जा रही हूँ। फिर उसने कहा होगा कि चलो सफर अच्छा कट जाएगा। हाँ, कहा था। फिर उसने तुम्हारा नाम, पता, तुम्हारी हॉबीज और कॉलेज लाइफ के बारे में बातें की होंगी। की थी ना? बिल्कुल नहीं। हाँ, उसने मुझे जयपुर स्टेशन पर चाय ऑफर की और मैं इनकार न कर सकी। ओहो वीना, रही ना औरत की औरत। उसने तुम्हारा चाय का शौक पूरा कर दिया और वो मिस्टर आदर्श बन गया। वीना, इस प्रकार कभी मनुष्य को आंका नहीं करते। कुमार जी, बात चाय की नहीं, चाय पूछने के अंदाज की है। हाँ, उसके व्यवहार में एक संपूर्णता थी। जानते हैं, उसने मुझसे सिगरेट पीने की आज्ञा इस तरह मांगी जैसे राजा प्रजा से पूछ रहा हो। मेरा पर्स नीचे गिरा तो उसने झटपट यूं उठाया जैसे उसी का फर्ज हो। अचानक मेरी कोहनी उसको लग गई और उसने इस तरह महसूस किया जैसे कसूरवार वो खुद हो। जैसे जैसे सफर समाप्त हो रहा था, मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं अजमेर नहीं बल्कि उसकी ओर जा रही हूं। ये तो बेसिर पैर का मोह था। कुमार जी, सवाल मोह का नहीं बल्कि एक आइडेंटिफिकेशन, एक पहचान का था। हो सकता है कि अबोध विचारों के कारण मुझे उसका व्यवहार एक आदर्श व्यवहार लगा हो, पर अमानुष समाज में जब कोई सच्चा सुच्चा इंसान मिल जाए तो यूं प्रतीत होता है जैसे ये कोई स्वप्न हो। और कुमार, स्वप्न आदर्श जैसे ही तो होते हैं। सच, उसका व्यवहार एक संगीत था, एक आदर्श था। जयपुर के बाद क्या हुआ? गाड़ी चलती गई। फिर अजमेर पहुंच गई। वो जवान था, सुंदर भी। अगर वो शादी का प्रस्ताव रखता तो मेरी ओर से इनकार न होता, पर उस प्रस्ताव के बाद वो शायद मेरे लिए एक आदर्श व्यक्ति न रहता। तुमने उसका ठौर ठिकाना नहीं पूछा था? इसका तो अवसर ही नहीं मिला। पूरे सफर में उसका व्यक्तित्व मुझ पर छाया रहा, उसका संगीत गूंजता रहा। उसने जाने से पहले कुछ कहा था? उसने कहा था, आप एक नेक लड़की हैं, ईश्वर आपको सुखी जीवन दे। तुम्हें वो याद आता है? अक्सर, क्योंकि उसकी शुभेच्छा कितनी सच निकली। मुझे सुखी जीवन मिला है। वो एक आदर्श व्यक्ति था और आप एक आदर्श पति हैं। ओ वीना, तुमने तो मेरी जान ही निकाल ली थी, पर तुमने पति और इंसान में ही अंतर डाल दिया है? क्या पति इंसान नहीं होते? थैंक गॉड, गाड़ी को अजमेर तक ही जाना था। कहीं आगे जाना होता तो मैं बर्बाद हो जाता है। आप तो... सुनिए, अब तो बहुत देर हो गई है, आए नहीं अभी आपके मिस्टर सुमित? तुम चाय पानी का इंतजाम करो, वो आने ही वाला है। वो समय का बहुत पाबंद है, इसीलिए तो इतनी उन्नति कर सका है। उसके जैसा बिजनेसमैन ढूंढे नहीं मिलता। वो अकेले आ रहे हैं या पत्नी भी? भाई अभी तक तो शादी की नहीं उसने, पर क्या कहा जा सकता है, आज ही ना ले आए कोई मेम अपने साथ। कॉलेज के दिनों में तो एक लंबी लाइन थी लड़कियों की उसके पीछे। फिर तो साहब बहुत चलता पुर्जा होंगे। नहीं, वो तो बहुत कंपोज शख्सियत का मालिक है। कॉलेज के दिनों में बस 2 ही ठिकाने हुआ करते थे उसके, लाइब्रेरी या कैंटीन। हाँ याद आया, तुम्हारी चाय का बढ़िया साथी रहेगा। ना बाबा, मैं नहीं पीती किसी के साथ चाय। उस गाड़ी वाले के साथ चाय पीने की बात बताई थी,
आपको बिला वजह शक हो गया था। सॉरी वीना, मेरी बात का बुरा मत मानो। आखिर मैं आदर्श पति हूं, आदर्श इंसान तो नहीं जो मैं शक भी ना करूं। लेकिन सुमित तो वास्तव में ग्रेट है। किताबें पढ़ना और चाय पीना। लाइब्रेरी में तो वो किसी लड़की को मुंह नहीं लगाता था, और कैंटीन में कन्हैया बन जाता था। उसका एक पेट वाक्य होता था, आई मीन बिजनेस। इस तरह के व्यक्ति बहुत खुश्क स्वभाव के होते हैं। देखो भाई, किसी के बारे में जल्दी में बनी धारणा गलत भी हो सकती है। हाँ, ये तो हो सकता है, पर आप भी तो अपने मित्रों की जरूरत से ज्यादा प्रशंसा कर देते हैं। खैर, सुमित सेपरेट चाय का शौकीन है, इस बात का ख्याल रखना। अजी आने वाला आए तो सही, आप तो बेवजह अभी से चिंतित हो रहे हैं। मैं शर्त रखता हूँ, सुमित से मिलकर अपना मिस्टर आदर्श भूल जाओगी। शर्त मत रखिएगा, हार जाएंगे। हाँ। जो वो था वही था। तो रही शर्त? लो, वो आ गया एट एग्जैक्ट टाइम, पूरे 2 बजे। हेलो, वेलकम। यार मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है। मैंने अपनी सेहत का इतना ध्यान रखा हुआ है। पर यार, तेरा ये बड़ा वो पेट मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अरे छोड़ यार, अब तो शादी हो चुकी है, अब क्या रखा है। नमस्ते। नमस्ते। अरे मैं तो भूल गया, ये है मेरी पत्नी वीना, और वीना सुमित के बारे में तो तुम सब जानते हो। भाभी जी मेरे बारे में कैसे जानती हैं? मैं तो इनसे पहले कभी मिला भी नहीं। मैं इनके लिए पानी लेकर आई। भाभी जी प्लीज, पानी नहीं, चाय, दूध और चाय, पत्ती तेल, चीनी और पानी का परहेज। चलिए ठीक है, पहले पानी और फिर चाय। ओके, मंजूर। चलो जी, हमारा पत्ता तो साफ। वीना भी चाय की शौकीन, और तू भी कैंटीन का कन्हैया। याद है ना कॉलेज के दिन? वो तो सब याद है, पर बता, तू अभी तक पप्पू ही रहा या? धीरे यार, वीना सुन लेगी। ये लीजिए पानी। थैंक यू भाभी। माफ करना भाभी, दरअसल आपके पतिदेव को कॉलेज की लड़कियां पप्पू कहकर चढ़ाया करती थी। फाइनल डे पर तो एक लड़की ने उसको स्टेज पर ही निप्पल वाली बोतल प्रेजेंट कर दी थी। दिल खोल कर हंसो। हांडा साहब कहा करते थे, काम करते समय रोना नहीं चाहिए, रोते समय किसी की तरफ देखना नहीं चाहिए, किसी को देखते हुए हंसना नहीं चाहिए, और हंसते समय बोलना नहीं चाहिए। आप लोग और हंसिए। इंटरेस्टिंग। हाँ सुमित, ये हमारे चाचा जी हैं, चाचा दलील सिंह। नमस्ते। जीते रहो बेटा। आप बैठिए। नहीं, मुझे शीशा फिट करना है, पर पहले आपके लिए चाय बना लाऊं। मैंने चाय के लिए पानी रख दिया है चाचा, मैं बना लूंगी। नहीं बेटा नहीं, चाय मैं बनाता हूँ, तुम बर्तन लगा लो। हम अच्छा ठीक है। कुमार, भाभी का स्वभाव अच्छा है। हाँ भाई, मगर तू मेहर रखना, कम से कम यहाँ कॉलेज वाली आदत से बाज रहना। अरे ये तो तेरा वहम है पप्पू। अरे क्या करूं, वो भी तेरी तरह चायवादी है। खैर कुछ भी हो, भाभी हैं अच्छी। गॉड ब्लेस हर। कुमार जी, जरा इधर तो आइए। अरे जो बात कहनी है यही कह दो, सुमित कौन सा पराया है? आप 1 मिनट आइए तो। 1 मिनट सुमित, हाँ श्योर। फर्श में उगा वृक्ष। अभी आपने श्री आत्मजीत के पंजाबी नाटक फर्श विच उगया रुख का ये हिंदी अनुवाद सुना। हिंदी अनुवादक थे श्री विनोद धीर, निर्देशक सत्येंद्र शरद। आज आप इस नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।